अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अबरार अहमद के साथ मैं अबरार अहमद एक दफ़ा फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मुझसे एक रब्ता किया गया कराची के एक पोश इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली किरण नाज साहिबा की जानिब से, जिन्होंने अपनी एक कहानी मेरे साथ शेयर की। कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए? मैंने ग़ालिबन उस कहानी का टाइटल एक अधूरे ख्वाब, अधूरा किस्सा या ला हासिल मोहब्बत के नाम से मैंने रख दिया है। और बेहतर है आप लोग ज़्यादा उसमें कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं किरण की कहानी उन्हीं की ज़बानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसमें कहाँ गलती किससे हुई। क्या आया किरण की गलती थी कि उसने एक ऐसी जगह दिल लगाया जहाँ उसको नहीं लगाना चाहिए था? लेकिन मोहब्बत भी एक लाहासिल चीज़ होती है, हासिल हो जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, ना हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। अलावा इसके आप लोग भी मुझसे अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। मेरे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूँ, अभी दोबारा इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। आप मुझसे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और इंस्टाग्राम पे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अब सुनते हैं किरण की कहानी उन्हीं की ज़बानी, और इसका जो रिव्यू है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है और मैं कराची में डीएचएस से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अबरार अहमद कि आपने मुझे अपने चैनल अबरार व्यूज़ पे इनवाइट किया और मुझे अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका दिया, दिल की बात बताने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि 13, 14, 15 की जो एज है वो बहुत ही नादान वाली उम्र जिसे कहते हैं, बहुत ही नादान होती है, बहुत ही नासमझ, जिसमें कोई अकल ना हो, ऐसी होती है। इसमें सिर्फ इस एज में सिर्फ नादानियाँ होती हैं और ये नादानियाँ नदामत का बाइस बनती हैं। ऐसी ही कुछ कहानी मेरी ज़िंदगी की भी है जो कि नदामत से भरी है। मैं आपको बताना चाहूँगी, when I was in मैट्रिक आई वॉज टू स्मॉल, और मुझे वहाँ एक शख्स जो कि मेरा क्लास फेलो था, जवाद, मुझे उस पर क्रश था और कहीं ना कहीं उन्हें भी मुझ पे क्रश था। एक दिन उन्होंने मुझे कह दिया कि किरण जी, मुझे आप बहुत पसंद हैं और मुझे तो उन पे था ही क्रश। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ और मैंने उन्हें एग्री कर दिया। और उसके बाद फिर हम साथ रहने लगे, अपनी ज़िंदगी को हमने साथ स्पेंड करना शुरू किया, टाइम स्पेंड करना शुरू किया, बात की और हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। हमने मैट्रिक साथ में पास आउट किया, हमने इंटर साथ में पास आउट किया, फिर जब हमने ग्रेजुएशन साथ में पास आउट किया तो हम लोग एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। मैं उन्हें अंडरस्टैंड करती थी और वो मुझे अंडरस्टैंड करते थे बहुत अच्छे से। एक दिन उन्होंने कहा कि अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया है और मैं अब आना चाहता हूँ आपके घर, क्यों ना हम एंगेजमेंट कर लें। और जबकि लाइफ में हमें अभी बहुत कुछ करना था, मज़ीद पढ़ना था, कुछ बनना था, कुछ करना था, लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जो कल्चर है वहाँ लड़कियों की जल्दी शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, भले शादी ना हो, पढ़ती रहें लेकिन रिश्ता हो जाए, छोटी एज में होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ मेरे घर में भी चल रहा था। लेकिन मैंने जवाद से बात कभी नहीं कही थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी इन सारी चीज़ों से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और मैं अपने घर वालों को अपने तौर पे मना कर दिया करती थी। पर जब जवाद ने मुझे एंगेजमेंट का कहा तो मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने अपने घर वालों को एग्री करने की कोशिश की, उन्हें ये सब बताया
कि एक लड़का है मेरी ज़िंदगी में और मैं उससे काफ़ी अटैच हूँ बहुत पहले से, और वो अब आना चाहते हैं। 27 अप्रैल संडे का दिन था। मेरे घर वालों ने पहले तो मना कर दिया था कि देखो बेटा, बहुत नासमझ हो, आपको पता नहीं है लोग कैसे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि एक बार मिल लें। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम मिलते हैं, अगर समझ आएगा हमें तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो मैं इस बात से एग्री हो गई, इसलिए कि एटलीस्ट बुलाएंगे तो एटलीस्ट देखेंगे, क्यों नहीं समझ आएंगे, मुझे इतने पसंद हैं तो घर वालों को भी पसंद आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया। 27 अप्रैल संडे का डे, और सुबह उनका टेक्स्ट आता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आज फाइनली मीटअप होगा, घर वालों से मिलेंगे, हम बात करेंगे। और मैं भी बहुत खुश थी, मिलेंगे, हम बात करेंगे। और मैं भी बहुत खुश थी, मैंने सब कुछ किया, बहुत इंतज़ामात किए, डेकोरेशन की, बहुत तैयार हुई, बहुत गर्मी थी, बट वो गर्मी मेरी खुशी के आगे कुछ भी ना थी। लेकिन उन्होंने 5 बजे आना था, 5 से 6 बज गए, 6 से 7 बज गए, वो नहीं आए। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोई, क्या हो गया। 11 बज गए, 12 बज गए, रात के 2 बज गए, 4 बज गए, सुबह के 6 बज गए, सारी रात इंतज़ार में गुजर गई। नंबर बंद था, फ़ोन नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एफबी से पुराने फ्रेंड्स को सबको ढूंढ के टेक्स्ट किया, जवाद का पता करो प्लीज़, जवाद का पता करो, क्या हो गया। मैं बहुत डर गई थी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे दिल में, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, क्या करूँगी मैं, कहाँ से लेकर आऊँ जवाद को, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों ने बताया कि नहीं, उनका तो घर भी लॉक है। अच्छा, मैंने कभी पूछा भी नहीं था कि उनका घर कहाँ है, वो रहते कहाँ पे हैं। मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की, मैंने कभी भी कोई पर्सनल बात नहीं की थी, मैंने कभी भी ये नहीं पूछा था उनसे। लेकिन बस मोहब्बत थी, और मोहब्बत में वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी आपकी थी और बर्बाद किसी और ने कर दी। तो बस यही हुआ कुछ मेरे साथ भी, कि ज़िंदगी मेरी थी और बर्बाद किसी और ने की। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोई। फिर 1 वीक बाद उनका फ़ोन आया, जो कि मेरे हाथों में देख के लर्जिश हो गई, और मैं कांपने लगी कि फ़ोन आ रहा है, जवाद का फ़ोन आ रहा है। मैं फ़ोन रिसीव करने की कोशिश कर रही थी और मेरे हाथ मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से वो फ़ोन रिसीव किया, कान पे लगा के मैंने सवालों की बारिश कर दी। आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए? मैंने कितना इंतज़ार किया, मैंने कितना इंतज़ाम किया, मैं तैयार हुई थी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे डर लग रहा था, आपको पता है मुझे कितने अजीब से ख़्याल आ रहे थे, आपका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, आपको कुछ हो तो नहीं गया, आप कहाँ थे? मैंने कितने दोस्तों को फ़ोन किए, कितने दोस्तों को मैसेजेस किए, आपका घर लॉक था, आप कहाँ गए थे, आपका नंबर क्यों बंद जा रहा था? मैंने कम से कम 5 मिनट्स तक सवालों की बारिश कर दी, लेकिन उस बंदे ने मुझे इतना ही कहा, मेरी बात तो सुनिए किरण जी। मैं एकदम खामोश सी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी कोई बिछड़ी हुई चीज़ मुझे वापस मिल गई, कोई बहुत दूर चला गया था जो लौट आया है। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं मुल्तान चला गया था। मुल्तान? आप मुल्तान चले गए थे? आपने मुझे बताया नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते थे? आप तो यहाँ आ रहे थे ना? मैं बहुत परेशान थी। मैंने ये सब
सवाल कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों ने आने से इनकार कर दिया था। मुल्तान चला गए थे हम, और मुल्तान में मेरी फूफो की बेटी है जो कि मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद है, और वहाँ जाके मैंने एंगेजमेंट कर ली उससे। मैं परेशान थी। जवाद, ये कैसा मजाक है? ये आप क्या बोल रहे हैं? ये कैसे कर सकते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए प्लीज़ ऐसा मजाक नहीं करें। आपने तो आना था ना, आप आएंगे ना। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ही सेड कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा इंतज़ार नहीं करो, और अब मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं है। वो मुझे छोड़ के चले गए। पहले तो ज़िंदगी में उन्होंने कभी मेरा स्टेटस सीन नहीं करते थे वो जब मेरे साथ थे, और जब से वो गए मेरा हर स्टेटस सबसे पहले जवाब देखते हैं, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं करते मेरे किसी मैसेज का, किसी स्टेटस का, किसी स्टोरी का, किसी फ़ोन कॉल का, कभी रिप्लाई नहीं करते। मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरी तरफ से ये सब कुछ अभी भी कंटिन्यू है। मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे सुन रहे हैं जवाद, तो आप वापस आ जाइए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करने के लिए तैयार हूँ कि जो आप कहेंगे मैं करूँगी। एक बार मुझसे मिल तो लें, मुझे समझ तो लें। प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ लौट के आ जाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। शायद मुझे इस चैनल के ज़रिए अपनी मोहब्बत मिल जाए, अपनी खोई हुई मोहब्बत मिल जाए। जो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मैं भी आप सब के लिए दुआ गो रहूँगी। थैंक यू अबरार अहमद कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मुझे ये सब कहने का मौका मिला। शायद आपके चैनल की ही वजह से मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिल जाए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो तो मच। जनाब, कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही एक आखिरी इम्प्रेशन होता है। तो जवाद साहब थे तो इसने अपने इम्प्रेशन की ऐसी की तैसी कर दी, और मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान जो कि जानबूझ के मतलब एक हंसते खेलती लड़की की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर सकता है कि वो उसको इंतज़ार करता छोड़ जाए। ऑब्वियसली बात है कि पसे मंज़र क्या हकीकत हो, जवाद साहब किस प्रेशर में हो, ये तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगा कि इनकी कहानी सुन के कि आया इसमें गलती किसकी एंड से होती है। बताए तो यही लग रहा है कि जवाद साहब थे, लेकिन हमेशा एक कहानी का दूसरा रुख भी होता है। मैं अक्सर ये सबसे ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम आपकी बुक में हीरो ही हो सकता है हम आपकी बुक में विलन भी हो। जो इंसान किसी की बुक में एक अच्छा होता है तो अगले की बुक में वो बहुत बुरा भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसी स्टोरी से कोई अवेयरनेस हासिल हुई होगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा, अगर आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं अपनी किस्से, अपनी कोई भी कहानी, अपनी कोई स्टोरी, मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। मेरे व्यूअर्स सुनने के लिए मौजूद हैं। ऑडियंस जो इस यूट्यूब पे मौजूद है वो सुनना चाहेगी आपको, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम और ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि मैं अगली वीडियो तक आपसे मिलूँ तो मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स आए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।